अरमान दिल छू लेने वाली कहानी। मम्मी मम्मी, ताई ऑफिस से घर आ गई हैं। बाहर आंगन में खेल रही नीति तोड़ती हुई अपनी माँ के पास आई और बोली। उन्होंने घर का गेट खोलते ही बोल दिया कि जा अपनी मम्मी से बोल जल्दी से मेरे लिए गर्मा गर्म चाय और कुछ हल्का सा नाश्ता बना दे। आज ऑफिस में बहुत थक गई हूँ, काम करते करते मैं ऊपर अपने कमरे में जा रही हूँ, वहाँ पहुँचा देना मेरा नाश्ता और चाय। नीति बोली, माँ जल्दी से ताई जी का नाश्ता तैयार कर दो, नहीं तो पता है ना ताई जी आपके ऊपर बड़बड़ाना शुरू कर देंगी। ऐसा बोलकर नीति खेलने के लिए वापस बाहर चली गई। नीति की माँ कविता ने अभी थोड़ी देर पहले किचन की सिंक में पड़े हुए ढेर सारे बर्तनों को साफ करके रखा ही था। काम करते करते कविता भी थक जाती है आजकल, इसलिए वह भी थोड़ी देर के लिए आराम करना चाहती थी। पर वह अपनी जेठानी शीला के तेज गुस्सेल स्वभाव को जानती थी, इसलिए जल्दी से उसके लिए चाय नाश्ते की तैयारी करने चली गई। बाहर बरामदे में बच्चों का ध्यान रख रही कविता की सास ये सब चीज देख रही थी। उनके मन में अपनी छोटी बहू के लिए एक दर्द भरी हुक सी उठी। कविता की सास सुधा जी अपनी दोनों बहू बेटों के साथ खुशी खुशी जिंदगी जी रही थी। वह सब अपनी अपनी दुनिया में खुश थे। अच्छा खासा फैमिली बिजनेस चल रहा था। सुधा जी ने अपने दोनों बेटों को अभी तक अलग नहीं होने दिया था। भरा पूरा संयुक्त परिवार था। दोनों बेटे भी अपनी गृहस्थी को अलग करने की बात नहीं करते थे। दोनों भाई एक दूसरे का साथ देते थे। शीला शुरू से ही थोड़ी तेज तर्राट थी और कविता थोड़ी भोली सी और दिल की साफ। अपनी जेठानी का दिया गया हुक्म उसके कहते ही पूरा कर देती थी। घर के सारे कामों के ज्यादातर जिम्मेदारी कविता ने उठा रखी थी। जहाँ कविता का समय घर के कामकाज में गुजरा, वहीं शीला का समय अपने दोस्तों के साथ किटी पार्टी में। सब सही चल रहा था, पर अचानक कोरोना के कारण सुधा जी के बेटों का बिजनेस पूरी तरह ठप हो चुका था। दुकान का किराया देना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। साथ में घर की ढेर सारी जिम्मेदारियां, समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। धीरे धीरे अपने आप को हालात के मुताबिक ढालना शुरू कर दिया। थोड़े थोड़े पैसों से घर का गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा था, और जब ऐशो आराम से रहने की आदत पड़ जाती है तब ये सब चीज और तकलीफ देने वाली हो जाती हैं। सुधा जी के दोनों बेटे इतने पढ़े लिखे भी नहीं थे कि कहीं कोई बढ़िया नौकरी कर ले, बस उनको दुकान संभालने का काम आता था। दोनों भाइयों ने किराए की दुकान खाली कर दी क्योंकि किराया टाइम पर नहीं दे पा रहे थे, और मजबूरी के चलते दूसरों की दुकान पर जाकर काम करना शुरू कर दिया। शीला कविता के मुकाबले बहुत अच्छी पढ़ी लिखी हुई थी। एक दोस्त के कहने पर शीला ने उसके ऑफिस में काम कर लिया था। शीला को पैसे भी अच्छे मिलने लगे थे। घर की सारी जिम्मेदारी कविता उठा लेती थी, पर अब शीला में धीरे धीरे अपने पैसों की कमाई का घमंड आने लगा था। वे अपने ऊपर तो पूरे पैसे आराम से खर्च करती, पर जब कभी घर में कुछ पैसों की जरूरत पड़ जाती तो 10 बातें सुनाकर पैसे देती थी। कविता ने तो अपनी हर ख्वाहिश को ताक पर रख दिया था। वे कभी किसी चीज की डिमांड भी नहीं करती थी। कविता के पति की सारी कमाई घर के खर्चों में चली जाती थी। कविता भी अपने पति का साथ देना चाहती थी, पर उसके पास शीला के जैसी कोई पढ़ाई की डिग्री नहीं थी, पर हुनर की मलिका थी कविता। बेकरी की चीज कविता इतना अच्छा बनाती थी कि उसका कोई जवाब नहीं था। कविता ने ये सब करने की कोशिश करी, पर एक तरफ सास का ध्यान रखना, ऊपर से घर के सारे कामों की जिम्मेदारी सुबह से लेकर रात तक उसकी ही थी। साथ में खुद के बच्चों का और शीला के बच्चों का ध्यान भी उसको ही रखना पड़ता था। और पिछले कुछ दिनों से कविता खुद थोड़ी बीमार भी रहने लगी थी। शायद ज़्यादा थकान रहने लगी थी, ज़्यादा काम की वजह से, तो वह इस काम को नहीं कर सकती थी। सुधा जी कविता की तकलीफ को समझ रही थी। उनको पता था उनकी छोटी बहू बाहर ऑफिस में जाकर नहीं कमा सकती तो क्या, पर घर पर रहकर भी अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। शीला को अपनी नौकरी और कमाई का घमंड दिनों दिन अहंकारी बना रहा था। उसने अब कविता को नौकरानी जैसे ही समझना शुरू कर दिया था।
कभी सुबह जल्दी टिफिन तैयार नहीं होता तो वह गुस्सा हो जाती। कविता कभी उसके बच्चों के मनपसंद की चीज़ नहीं बना पाती घर में, कविता के ऊपर गुस्सा हो जाती। शीला को कोई साड़ी प्रेस करी हुई नहीं मिलती तो कविता पर चिल्लाने लगती और कहने लगती, तुम क्या जानो बाहर जाकर नौकरी करना कितना मुश्किल है। अरे तुम लोगों को तो घर में बैठे बैठे रुपए मिल जाते हैं। तुम्हारे बच्चों की फीस भरने में कितनी मदद करती हूँ मैं तुम्हारी, पर तुम थोड़ी ना समझोगी ये बात। घर के इतने से काम करती हो वह भी टाइम पर नहीं कर पाती, तो बाहर जाकर क्या करोगी तुम। कविता बच्चों के सामने शर्मिंदा होकर रह जाती है। सब सुनकर उसको भी लगता काश उसके पास भी कोई डिग्री होती तो वह भी बाहर ऑफिस जाकर काम करती। कभी जेठानी को कोई जवाब भी नहीं दे सकती थी क्योंकि अभी वह जेठानी जी के पैसों पर मोहताज थी। बस अब घर का सारे दिन का सिलसिला यही था। शीला सिर्फ हुक्म देती थी, कविता को उस हुक्म को मानना पड़ता था। तभी नीति विचारों में खोई हुई सुधा जी के पास आई और बोली, लो दादी माँ पकोड़े खाओ, माँ ने सबके लिए बनाए हैं। देखो कितने टेस्टी पकोड़े बनाए मेरी मम्मी ने। नीति की खिलखिलाती हुई हंसी देखकर सुधा जी मन ही मन सोचने लगी, इस हंसी को मैं किसी के अहंकार के नीचे दबने नहीं दूंगी। शाम को जब दोनों बेटे दुकान से घर आए तो सुधा जी ने सबको कमरे में बुलाया और कहा, कभी कभी हमें हमारे खुद के मुंह के वश से निकलकर कुछ सही करने के लिए कुछ फैसले लेने होते हैं। मेरी और तुम्हारे बाबूजी की हमेशा यही ख्वाहिश थी कि हमारा परिवार बंधा हुआ रहे, एक जगह रहे, एक रसोई में बना हुआ खाना खाएं, कि घर का बंटवारा ना हो। बेटे हमेशा एक दूसरे का साया बनकर रहें। सुधा जी के बेटे बोले, हाँ माँ, है ना, हम एक दूसरे के। बोलो ऐसी क्या बात हो गई। सुधा जी ठंडी सांस लेकर बोली, बेटा जिंदगी में एक बात सीखी है, चाहे साथ रहें चाहे दूर रहें, फर्क नज़दीकियों और दूरियों का नहीं पड़ता, फर्क एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्यार पर पड़ता है। अगर रिश्तों में प्यार और सम्मान है तो रिश्ते कितनी ही दूर क्यों ना हो, हमेशा से जुड़े हुए रहेंगे। वहीं जब रिश्तों में प्यार और सम्मान ना हो तो चाहे रिश्ते कितने ही पास क्यों ना रहे, उनके पास में होने से भी कोई फर्क नहीं होगा। मैं काफ़ी दिनों से देख रही हूँ शीला बहू अब अपनी हदें भूल रही है। उसका घर की जिम्मेदारियों से कहीं कोई वास्ता नहीं रहा। कविता को तो वह एक मामूली नौकरानी समझने लगी है। उसको लगता है बाहर काम करने से उसका रुतबा बढ़ गया है, जबकि वह ये भूल गई कि उसके बाहर जाकर काम करने की बुनियाद कविता के कंधों पर टिकी है। कविता ने उसके बच्चों की और उसके सारे काम की जिम्मेदारी अपने पर उठा रखी है। वे घर से बेफिक्र होकर जाती है और अपने ऑफिस की सारी जिम्मेदारियां निभा पाती है। उसके चैन की वजह कविता है, पर उसको तो ये सब दिखाई नहीं दे रहा। वह जब चाहे कविता का अपमान कर देती है। बस अब मैं ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। वैसे भी बेटा इस संसार का नियम है, दो भाइयों में कभी ना कभी तो अपने अलग अलग घर करने होंगे। इसलिए मैं चाहती हूँ तुम दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ अपने अपने हिसाब से निभाओ। ज़रूरत के वक्त दोनों एक दूसरे के काम भी आओ, पर कोई एहसान जताकर नहीं। सुधा जी ने कविता को देखते हुए कहा, कल से कविता तुम अपने पति और बच्चों के साथ घर के ऊपर वाले पोर्शन में सेट हो जाओ और बस फिर अपने घर की जिम्मेदारी निभाओ और टाइम निकालकर बेकरी का बिजनेस भी शुरू करो। उसमें मैं तुम्हारा साथ दूंगी। और शीला तुम नीचे सेट हो जाओ। अब से तुम्हारी, तुम्हारे पति की, तुम्हारे बच्चों की और तुम्हारे घर के सारे कामों की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है। इनको कैसे मैनेज करना ये तुम्हारा काम है। कविता का इस काम से कोई वास्ता नहीं है। सुधा जी की बातें सुनकर जहाँ कविता खुशी से खुश हो रही थी, वहीं शीला की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने तो कभी घर की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली ही नहीं थी। उसके बच्चों को भी हमेशा कविता ने ही संभाला है। घर का काम, बच्चों का काम, ऑफिस समझ में नहीं आ रहा था वह कैसे करेगी। बाई भी रखेगी तो वह तो घर का काम करके चली जाएगी, पर बच्चों का क्या।
ऑफिस से आएगी तो उसके लिए खाना कौन तैयार रखेगा, नाश्ता तैयार कौन रखेगा। इतने दिनों से उसको बैठे बिठाए खाने की आदत पड़ गई थी। वह सुधा जी से बोली, अरे माँ, मुझसे जो गलती हुई मैं उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ, पर ये बंटवारा करना ज़रूरी है क्या? मैं अब से ध्यान रखूंगी कि कविता को कुछ ना कहूँ। सुधा जी बोली, नहीं बड़ी बहू, घर का बंटवारा छोटी बहू के स्वाभिमान के लिए बिल्कुल सही है। उसको भी अब सम्मान से जिंदगी जीने के लिए पंख देने की ज़रूरत है। उन पंखों को तुमने जकड़ दिया है। अपने अहंकार और अपने एहसानों से उसको भी दिखाने दो कि उसके पंखों में भी ताकत है, वह भी उड़ सकती है। अपने घर की जिम्मेदारी निभाने में वह भी अपने पति का साथ दे सकती है। ऐसा बोलकर सुधा जी सोने चली गई, उस सुनहरी सुबह का इंतजार करने जिसमें उनकी छोटी बहू भी कल स्वाभिमान से अपनी जिंदगी जिएगी और अपने सपनों को पूरा करेगी, किसी के एहसान के बदले दबे नहीं रहेगी। दोस्तों, अगर घर में ऐसे ही समझदार सास या घर का मुखिया हो तो किसी भी घर में कोई भी समस्या या लड़ाइयाँ नहीं होती। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।